कैसे आप सब स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं DU बीएड का फॉर्म कैसे भरे, BHU बीएड का फॉर्म कैसे भरे, या फिर और भी बाकी जो CUET से अटैच हो गए बीएड उनको हम कैसे फॉर्म भरे। और या फिर आप किसी और कोर्स के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी और कोर्स के लिए भी देख सकते हैं, किसी और कोर्स को कैसे हम फॉर्म फिलअप करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि CUET PG 2023 आपको लिख देना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको जो इसमें सेकंड नंबर पर लिंक आ रहा होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, तो आपको उस पर क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको एक ऐसा डेटा दिखाई देगा, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपको ये पहला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF यहाँ से, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट है कि 20 तारीख से स्टार्ट है आपका रजिस्ट्रेशन और 20 मार्च से स्टार्ट है और 19 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। और 19 अप्रैल रात के 11:59 मिनट पर इसका क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब फ़ीस पेमेंट को क्लोज कर दिया जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसको देख लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, इससे क्या होगा आप अप टू डेट रहेंगे इसमें। फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया आपका पॉपअप विंडो ओपन होगा। तो नया पॉपअप विंडो ऐसे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पर्सनल डेटा मांगा जाएगा, वो आप पर्सनल डेटा दे दीजिए। पर्सनल डेटा देने के बाद आपसे क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP का फीड करने के बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको आएगा कि आप जब आप फॉर्म भरेंगे तो अगर आप 3 पेपर भर रहे हैं, तीन पेपर के लिए अब एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपसे 1000 रुपये की चार्ज डेबिट किया जाएगा। और अगर आप EWS से या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 800 रुपये का चार्ज होगा। और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपसे 75, या फिर थर्ड जेंडर किन्नर जो है उनसे अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 75 से 750 रुपये चार्ज किया जाएगा। और पर्सन डिसेबिलिटी है आप में कोई तो आपसे 700 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई एडिशनल, ऐसा तो है नहीं कि आप 3 ही फॉर्म भर के, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसमें 3 से ज़्यादा मोर देन 3 फॉर्म भरना है, तो हर एक एडिशनल कोर्स पर आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से है, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग कर सकते हैं, या PWD से बिलोंग करते हैं, तो आपको हर एक एडिशनल पेपर के लिए 400 रुपये देने पड़ेंगे। तो 3 पेपर तक का ये चार्ज है। ये जो दिखा है 1000 रुपये, 800, 750 और 700, इसके लिए आपके 3 पेपर के लिए, चाहे एक पेपर अप्लाई कीजिए, चाहे आप 3 पेपर के लिए अप्लाई कीजिए, सबके लिए आपका चार्ज ये मेंशन यहाँ पर है। और एडिशनल पेपर अगर आपको देने हैं तो उसके लिए अगर जनरल कैटेगरी से है तो 500 रुपये देने पड़ेंगे, और बाकी उसके अलावा जनरल कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी से है तो आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो आइए हम नीचे चलते हैं, वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि आप जनरल कैटेगरी से तो 500 रुपये, OBC से 400 रुपये, और SC ST से 400 रुपये, और PWD से 400 रुपये लिया जाएगा। अगर आउटर इंडिया से है तो आपको 1500 रुपये का चार्ज मतलब आपसे 1500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो 10 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए। और तो इसको आप बना के पहले से फ़ोटो रख लीजिए। और सिग्नेचर आपका 4 KB का होना चाहिए, 4 KB का मिनिमम होना चाहिए और 30 KB का मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसको भी आप बना के रख लीजिए। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फिर इसके बाद आपका यहाँ पासवर्ड के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है कि आपका पासवर्ड मिनिमम 8 नंबर का होना चाहिए, 8, और मैक्सिमम 13 का होना चाहिए। अब पासवर्ड में एक अपर लेटर होना चाहिए, जैसे A कुछ इस लेटर में लिखा होना चाहिए, और कुछ लोअर लेटर होने चाहिए। और साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 1 2 3 कुछ इस टाइप का होना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो @ हो गया स्पेशल कैरेक्टर, बाकी देखिए यहाँ पर सब स्पेशल कैरेक्टर गिवन है। @ हो गया, या फिर आपका हैज़ हो गया, स्टार हो गया, और आपका जो एंड हो गया, ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। तो आपको इन सबको भी इंक्लूड करना है अपने पासवर्ड में। ऐसा नहीं कि सिंपल सा हमने नाम लिख दिया तो हमारा पासवर्ड हो गया। तो आपको पासवर्ड में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पर है एक डेटा छूट गया था, यहाँ पर चेक बॉक्स।
तो चेक बॉक्स पर आप क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जब क्लिक हेयर पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर्सनल डेटा मांगा जाएगा। तो आइए हम पर्सनल डेटा फीड कर देते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है आगे। देखिए तो यहाँ मैंने फॉर्म सारा भर दिया, फॉर्म सारा भर दिया। यहाँ पर पासवर्ड मैंने फिट कर दिया, कंफर्म कर दिया उसी को। और फिर इसके बाद मैंने अगर इन केस मैं पासवर्ड भूल जाऊँ तो उसे रिकवर कैसे करूँ, तो उसके लिए मैंने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको मैंने फिट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आंसर फिट कर दिया। फिर यहाँ कैप्चा, मैंने जो कैप्चा था कैप्चा को फिट कर दिया। अब पासवर्ड भरते वक्त एक बार और ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, उसमें एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें कोई नंबर होना चाहिए, 1 2 3 कुछ इस टाइप का कोई नंबर होना चाहिए, 1 to 9 तक कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ एक स्पेशल करेक्टर लाइक @ हैज़, स्टार, या फिर आपका अंडरस्कोर, कुछ भी आप लगा सकते हैं इसमें, स्पेशल करेक्टर में कुछ भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। तो देखिए आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा मैसेज आएगा कि आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए जो भी आपने ऊपर डेटा दिया है क्या वो डेटा सही है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम चेक करना है, अगर आपका नाम का स्पेलिंग सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर अपने फादर का नाम देखना है, फादर का नाम आपने सही लिखा हुआ है ऊपर। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर सारा कुछ आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, और उस पर चेक कर लीजिए। तो हमने सब कुछ खुद से भरा है तो सारा कुछ मेरा सही है, तो मैं यहाँ पर सब पर टिक कर दूंगा। और सब पर टिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एग्री आ रहा है, इस पर भी आपको टिक करना है। तो हम एग्री पर टिक करने के बाद क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सबमिट, फाइनल सबमिट करने वाले हैं। जैसे सबमिट करेंगे आपको OTP आ जाएगा। तो देखिए मैंने इस पर सबमिट पर टिक किया, तो फिर चाहे डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू गेट OTP, तो यहाँ पर आपको यस करना है। तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर ओके किया तो आपके नंबर पर एक OTP आ गया होगा। जैसे ही आपने यहाँ पर सबमिट किया तो आपके नंबर पर OTP आ गया होगा। जैसे कि मेरे नंबर पर OTP आ गया तो मैं यहाँ पर OTP फीड करने वाला हूँ। तो OTP क्या है, OTP इसका है 202041 एंड देन 2929। अब यहाँ पर ओके करने के बाद, OTP भरने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको एक और पॉपअप विंडो आया होगा जिसमें 3 ऑप्शन रहा होगा, मैंने उसको स्किप कर दिया है। उसमें 3 ऑप्शन रहा होगा। पहला ऑप्शन होगा 3 बटन आया होगा, 1 2 3। पहले में लिखा होगा कि आप जो आधार कार्ड, उसमें आधार कार्ड से रिलेटेड था इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तो वहाँ पर 3 ऊपर आएगा। पहले पर आपका आधार कार्ड, कि आप आधार कार्ड जो नंबर दे रहे हैं क्या वो सही है, आप अपनी स्वेच्छा से, मतलब अपनी स्वेच्छा से उसे देना चाहते हैं तो उस पर टिक कर दीजिए। अगर आपने जो आधार नंबर अपना नहीं देके किसी फैमिली मेंबर का दिया है तो आप सेकंड पर टिक करेंगे। अगर आप आधार नंबर अपना नहीं देना चाहते तो उस केस में आपको थर्ड पर क्लिक करना था। क्लिक करने के बाद आपको एक कुछ सबमिट कर दे तो आपको ये वाला विंडो ओपन होता। तो हम इस वाले विंडो पर आ गए हैं, मतलब अब हम फाइनल अब चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है इसलिए आपको कुछ ऐसा एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और पेमेंट इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा नहीं इसलिए पेमेंट किया नहीं। तो पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, देन उसके बाद हम पेमेंट करते हैं। तो आइए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तरफ चलते हैं। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें कि मैंने पर्सनल डिटेल पहले ही भर दिया है, क्योंकि मैं पर्सनल डिटेल आप लोग को देना नहीं चाहता इसलिए मैं पर्सनल डिटेल पहले भर लिया। और आधार डिटेल आपसे आधार शेयर नहीं करना चाहता इसलिए आधार नंबर भी मैंने पहले ही भर दिया है। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम सेंटर पर क्लिक करना। तो हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं। तो कहाँ पर क्लिक करने वाले हैं, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम। तो आप इससे पहले वाली जो ऊपर के 2 डेटा है आप खुद से भर लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको टिक टिक करने जाना है, आपका हो जाएगा। तो आइए हम अप्लाई फॉर जो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपके पास से बहुत सारे कोड आ जाएंगे। कितने लोग को तो कोड देख के चक्कर आने लगेगा कि इसमें कौन सा भरे। इसमें कहीं DU BH, मतलब कहीं भी आपका BEd, जनरली आप BEd के लिए अप्लाई, क्योंकि मैं ये वीडियो जो BEd के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, बाकी आप कोई सा भी फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तो देखेंगे इतने सारे कोड है, पिछली बार का कोड कुछ और था, इस बार का कोड कुछ और दिया हुआ है। और यहाँ न तो कहीं BHU BEd लिखा हुआ है, ना ही कहीं DU BEd लिखा, कहीं कुछ है ही नहीं। तो हम कौन से पर टिक करें। तो आपको क्या करना है, अगर आप BHU BEd के लिए या फिर DU BEd के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा कोड वाले पर टिक करना है। तो देखिए आप अगर BHU BEd और DU BEd के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस कोड पर क्लिक करना है, COQP07 पर क्लिक करना है।
तो अगर आप BHU और DU से बीएड करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और मैं इसमें ऊपर के बाकी सारे कोड है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप किसी और जगह का भी बीएड के लिए अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं COQP03। बहुत ही आराम से सुनिएगा, ये कोड किसका है और कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए, ये भी बीएड से है, लेकिन दिल्ली में आप लोग IP यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, GGS IP यूनिवर्सिटी। तो अगर IP यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर IP यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपका AKS यूनिवर्सिटी सतना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जनरली ये जो बीएड आपको दिख रहा है, ये जो पहले नंबर पर बीएड दिख रहा है, ये आपका जो स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी का बीएड है। अभी देखिए, मेरी मानना ये है कि अभी आप लोग 1 वीक तक, एटलीस्ट 1 वीक का वेट कीजिए, 1 वीक का ऐड कीजिए। अभी बहुत सारे कोर्सेज, मतलब बहुत सारे कोर्सेज ऐड नहीं हुए और सारे कोर्स ऐड होने वाले हैं। तो 1 वीक का वेट करने के बाद अभी रजिस्ट्रेशन करके रखिए, लेकिन ये वाला फॉर्म मत भरिए, 1 वीक के बाद आप फॉर्म भरिए। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फॉर्म 1 वीक के बाद भरिएगा। इसमें बहुत सारे कोर्स और ऐड होने वाले हैं। तो जैसे कि आपने अगर CUT UG का देखा होगा, तो बहुत सारे कोर्सेज को 15-20 दिन बाद अपडेट किए गए थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपडेट किए गए थे, वैसे इसमें भी अपडेट होने वाले हैं। तो आइए अब हम क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको जामिया के लिए, सॉरी जामिया बार बार आ रहा है क्योंकि जामिया का भी रिसेंट में एग्ज़ाम है। चलिए, अगर आप भरना चाहते हैं किसके लिए, आप DU के लिए या फिर BHU के लिए, तो देखिए जितने भी कोड है आपको दिख रहा है, COQP01A BHU का है, DU का है, BHU का है, DU का है, BHU DU, ये सब सारे BHU DU के हैं, ठीक है। और ये भी BHU DU का है, BHU DU का है, सब सारा कुछ है। तो अभी फिलहाल हम देखिए, बीएड में से आपको कोई सा भी भरना है, इसको छोड़ दीजिए। ऊपर COQP03 जो है DU और BHU का नहीं, बाकी इसके अलावा जो आपका कोड है COQP04, COQP05, 06, 07, इस दोनों ये चारों के चारों आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। और रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं बता दूं कि आप लोग को क्या करना है, इनके ऑफिशियल साइट पर जाना है, ऑफिशियल साइट पर जाके इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है कि क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आइए थोड़ा सा मैं इनके पेपर के बारे में बात कर लूँ कि पेपर में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले हम उठाते हैं, सबसे पहला जो नंबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जिसका कोड 04 है। जैसे पूरा अगर कोड मैं लिखना चाहूँ, देखिए अगर मैं पूरा कोड लिखना चाहूँ तो क्या है, COQP04। अभी जो पेपर कोड है, जो BEd ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल स्टडी है, इसका कोर्स क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न, पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो है कि 2 सेक्शन में आपका पेपर आएगा, पार्ट A एंड B। तो पार्ट A में 25 क्वेश्चन होगा और पार्ट B में 75 क्वेश्चन होगा। पार्ट A में 25 क्वेश्चन होगा, पार्ट B में 75 क्वेश्चन होगा। और इसमें जो है कि आपका जो पहला पार्ट होगा, पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, पहले पार्ट में आपसे जनरल से चीज़ें पूछी जाएंगी। और जो 75 क्वेश्चन होगा, 75, इसमें टोटल आपका ह्यूमैनिटीज से और सोशल स्टडीज, सोशल साइंस से होगा। टोटल जो 75 क्वेश्चन होगा, इन दोनों पेपर से मिला के बनेगा 75 क्वेश्चन। बाकी जो 25 है उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, GK टाइप में जितने भी क्वेश्चन है सब 25 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो 75 क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस से होने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंड जो लैंग्वेज वाले हैं, COQP05 के बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट, इसको जो पहले नंबर को जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें एटलीस्ट 1 आपके पास क्या होना चाहिए, टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास 1 टीचिंग सब्जेक्ट है, अब टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सारे टीचिंग सब्जेक्ट में आता है। तो आपके पास एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। जो साइकोलॉजी हो गया, ये टीचिंग सब्जेक्ट में नहीं आता। अगर आपने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब किया तो ये टीचिंग सब्जेक्ट में नहीं आता है। अगर आपने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी किया तो आप इस वाले कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। आप कौन से वाले कोर्स के लिए एलिजिबल है, आप नीचे वाले जो लैंग्वेज है उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया है, उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो दिल्ली का है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आपने उससे किया हो, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज SPMC से किया हो, तब जाके आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बाकी इनका कुछ क्राइटेरिया आप इनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप बखूबी पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है।
और साथ ही साथ अब बैचलर में 50% होना चाहिए, बैचलर में एटलीस्ट 50% होना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल। अगर 50% से कम आपके मार्क्स है तब आप एलिजिबल नहीं, सॉरी 55%, इस बार डेटा चेंज करके 55 कर दिया गया कि अगर आपके पास बैचलर में 55% है तो आप एलिजिबल हैं। बैचलर में 50% और मास्टर में 55%, बैचलर में 50% और मास्टर में 55% तो ही आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। और देखिए डी के लिए अलग, इसके लिए जो 04 है, एक मिनट, जो COQP04, ये DU के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और BHU के लिए अलग है। तो पहले बात कर लेते हैं DU की, कि DU में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस ऊपर वाले कोर्स को, जो आपका B.Ed ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस है। तो जो DU के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास सोशल साइंस, या तो आपने सोशल साइंस से किया हो, या तो इकोनॉमिक्स से किया हो, या जियोग्राफी से किया हो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी मैं DU की बात करता हूँ, अभी DU, और कौन से पेपर कोड की 04 की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास सोशल साइंस है, SST सोशल साइंस, फिर या फिर आपके पास क्या हो, इकोनॉमिक्स हो, अगर आपके पास इको हो, अगर आपने इको में बैचलर किया हो, और या फिर जियोग्राफी में बैचलर किया हो, या फिर आप हिस्ट्री में हो, आप अगर हिस्ट्री वाले हो, या फिर आप पोल साइंस की हो, ठीक है, या फिर आप सोशल साइंस हो, सोशल साइंस आ गया आपका। फिर उसके बाद आपको देखिए साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के लिए जैसे ये लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अब रही बात, हम बात कर लेते हैं, अगर साइकोलॉजी की बात कर लें, जो साइकोलॉजी है या फिर सोशियोलॉजी है, ये टीचिंग सब्जेक्ट में नहीं आते। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी टीचिंग सब्जेक्ट में नहीं आते, लेकिन अगर जिस किसी ने जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो दिल्ली का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, DU का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वहाँ से किया हो तो इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से किया हो तो भी वो भर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि साइकोलॉजी वाले और सोशियोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन किस कंडीशन में, अगर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से अगर ये कोर्स किए हैं, बैचलर या मास्टर किए हैं, तो वो एलिजिबल है, वो एलिजिबल है DU के लिए। DU के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं हम BHU के लिए। तो लिखिए BHU के लिए आपको कुछ नहीं करना है। BHU के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके बैचलर डिग्री में 50% होने चाहिए और मास्टर डिग्री में 55% होने चाहिए। बैचलर में 50% और मास्टर डिग्री में 55% होने चाहिए। और साथ ही साथ आपने कोई एक टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा हो, कोई एक टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो या तो देखिए, तो वो टीचिंग सब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, या तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, या तो आपने मास्टर में पढ़ा हो, या तो ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या तो मास्टर में पढ़ा हो, तो भी आप एलिजिबल है। कभी कभी क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, मास्टर में पढ़ लिया, तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। तो DU के लिए अलग क्राइटेरिया है और मतलब BHU के लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर कोई साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ के DU के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई ना करे, वो एलिजिबल नहीं है। ये तो रहा आपका 04 की बात। अब बात कर लेते हैं 05। तो 05 की अगर हम बात करें, 05 यहाँ पर लिख दें 05। तो अगर आप BHU के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप BHU के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम को, चाहे आप साइंस स्ट्रीम को या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किस कोर्स को, 05 वाले को, 05 वाले को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही क्राइटेरिया है कि बैचलर डिग्री में 50%, मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने एक टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ रखा हो बैचलर में या फिर मास्टर में। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बस इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपका क्या आता है, ओनली हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये कहाँ की है, ये आपका DU के लिए। ये DU वाले बच्चे सुन ले, अगर DU के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं इस वाले कोर्स को, COQP05, तो इसके लिए आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं 06 साइंस स्ट्रीम के बारे में। जो 06 है, 06 साइंस वाले, तो साइंस में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन स्टूडेंट इसे भर सकते हैं। तो इसमें BHU के लिए तो वही जो प्रीवियस वाले जो क्राइटेरिया थे, सब वही क्राइटेरिया, पिछले वाली क्राइटेरिया इसके लिए है, 06 के लिए। लेकिन अगर DU के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने COQP06 आपने सेलेक्ट किया है जिसमें B.Ed साइंस आता है, तो ये एक मैथमेटिक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स या फिर स्पेशल एजुकेशन के लिए, मैथमेटिक्स इसमें स्पेशल एजुकेशन, मैथमेटिक्स जिसमें आपका
वी आई है और वी आई और एच आई है, वी आई और एच आई है। ठीक है, ये दो स्पेशल एजुकेशन है। ये आपका जो है COQP06 आपका स्पेशल एजुकेशन है। और स्पेशल एजुकेशन में कौन सा मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए BHU के लिए आप अप्लाई जब करेंगे, BHU के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपका स्पेशल एजुकेशन में चला आएगा, स्पेशल एजुकेशन में। और आपका VI और HI ग्रुप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही पैटर्न आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आपका पार्ट ए में होगा, 75 क्वेश्चन पार्ट बी में होगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऊपर था बाकी B.Ed के लिए इसमें भी सेम है। अगर यही आप DU के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, DU के लिए, तो इसका पेडागोजी जो सब्जेक्ट हो वो मैथमेटिक्स होगा। इसका पेडागोजी हालांकि आगे आपका मैथमेटिक्स के लिए अलग से आया हुआ है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करें साइंस के लिए। तो इसका जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो क्या होगा, मैथमेटिक्स के लिए होगा। और ये कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। DU के लिए सिर्फ मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने या तो BA मैथमेटिक्स किया हो, MA मैथमेटिक्स या फिर आपने BCom, जो बच्चे BA मैथ्स या फिर MA मैथ्स किए हो या फिर BCom किए हैं, तो BCom वालों के लिए चाहे पास वाले हो चाहे ऑनर्स वाले हो, चाहे पास वाले हो चाहे ऑनर्स वाले हो, तो एलिजिबल है, वो एलिजिबल है। तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि इससे पहले जो बच्चे BCom करते थे, BCom, ठीक है, तो BCom वाले B.Ed के लिए एलिजिबल नहीं थे, ना ही जामिया में, ना ही DU में एलिजिबल नहीं थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्राइटेरिया को थोड़ा चेंज किया है कि आप B.Ed कर सकते हैं। आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट हो मैथमेटिक्स होगा। आपको जो कोड सेलेक्ट करना है COQP06 सेलेक्ट करना है। ठीक है, 06 सेलेक्ट करना है। और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, आपने या तो BA किया हो या तो MA किया हो। BA MA मैथमेटिक्स से, BA MA मैथमेटिक्स से किया हो, या फिर आपने BCom किया हो, या फिर आपने BCom किया हो। दोनों केस, या तो पास आपने पास किया हो, मतलब पास कोर्स किया हो, या फिर ऑनर्स कोर्स। जैसे पास कोर्स के जनरल के बहुत जगह जनरल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने अगर या तो BCom पास किया हो, या फिर BCom जनरल किया हो, या फिर BCom ऑनर्स किया हो, तो आप एलिजिबल हैं। आप इसके लिए मतलब इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो देखिए DU के लिए अलग क्राइटेरिया और BHU के लिए अलग क्राइटेरिया आ गया। ठीक है, तो यही इसी कोर्स को DU में BHU में स्पेशल एजुकेशन के नाम से जाना जा रहा है, और DU में ये आपका BCom और BA और MA मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है कि इस बार BCom वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BCom वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो BCom वाले बच्चे होंगे उनके लिए आपको जो पेपर कोड सेलेक्ट करना है COQP06 B.Ed साइंस, इसके लिए आपको सेलेक्ट करना है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। अब जो हमारे पास एक और लास्ट वाला बच गया है, जो कि है B.Ed मैथमेटिक्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें BHU की, अगर हम बात करें BHU की, तो BHU की अगर बात करें, तो अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ रखा है, आपने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रखा है, या फिर आप मैथमेटिक्स से पढ़ रखे हैं, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉमर्स आपका ऑनर्स होना चाहिए। इस केस में कॉमर्स ऑनर्स होगा, तब आप कोड COQP07 आप सेलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ मैं BHU के लिए बता रहा हूँ, और DU के लिए अलग क्राइटेरिया भी फिलहाल मैं BHU के लिए बता रहा हूँ। कि बहुत जगह क्या होता है कि जिन्होंने BTech कर रखा हो वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो बहुत जगह क्राइटेरिया है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में वो अप्लाई कर सकते हैं। BHU B.Ed के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया सेम वही है कि 50% आपके 50, अगर आपने क्या BTech किया है तो आपके पास 55 एटलीस्ट 55 होना चाहिए। तो BTech वालों के तो वैसे ही ज़्यादा नंबर आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ 55 मेंशन कर दिया गया है। अगर आपके पास 55% आपने पाया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सभी के लिए, इवन सभी के लिए 55% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी बैचलर के लिए 50 है, मास्टर के लिए 55 है। बैचलर के लिए 50% है और मास्टर के लिए 55% की क्राइटेरिया है यहाँ पर। ठीक है, तो BHU की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम। और हाँ, जो इसका 07 है, इसमें स्पेशल एजुकेशन आ रहा है। ये भी क्या है, स्पेशल एजुकेशन है। ये आपका जनरल B.Ed नहीं, ये स्पेशल एजुकेशन है। अब बात कर लेते हैं हम DU की, जिसके लिए बच्चे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, DU की। तो ये DU की बात कर लेते हैं। DU में क्या कर सकते हैं, जिसका पेडागोजी जो सब्जेक्ट है वो साइंस होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, लेकिन जो इसका पेडागोजी सब्जेक्ट है वो साइंस होगा। और कौन कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या कोर्स होना चाहिए आपके पास बैचलर में या फिर मास्टर में। तो जो साइंस स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने बायोलॉजी कर रखी है या केमिस्ट्री कर रखी है या इंटीग्रेटेड साइंस कर रखा है या फिर फिजिक्स कर रखा है, तो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो साइंस
साइंस में कौन कौन सा है, साइंस वाले स्ट्रीम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस या फिर फिजिक्स। तो इंटीग्रेटेड साइंस में क्या आता है, इंटीग्रेटेड साइंस में जिसने पास कोर्स से बीएससी कर रखा हो या फिर जनरल बीएससी वाले हैं, जो जनरल बीएससी वाले हैं वो इसको अप्लाई करेंगे। जो ऑनर्स वाले हैं वो उल्टा, या तो मुझे तो लग रहा है कि कोड आपस में इंटरचेंज हो गया होगा। यहाँ पर इनको यहाँ पर मैथमेटिक्स देना चाहिए था, यहाँ पर साइंस देना चाहिए था, लेकिन कोड को शायद कुछ जो भी इनका क्राइटेरिया हो, तो ये तो मैं उनके प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूँ ये सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम 3 को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। क्या पता है कि मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं अच्छे नंबर आए, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए हमें एक बॉक्स को क्लिक करके रखना है कि इस स्टेट यूनिवर्सिटी में हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने एक ह्यूमैनिटी वाले पर क्लिक कर दिया। ठीक है, हमने 3 पेपर भर लिए, 3 पेपर भर लिए। फिर उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर की बारी आती है, तो एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो फिलहाल मुझे दिल्ली में ही चाहिए, तो मैं दिल्ली के लिए क्लिक कर दिया। बाकी आप कहीं भी दे सकते हैं। और 1 मिनट, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइम हो गया था जिसकी वजह से लॉगआउट कर दिया था। तो मैंने दोबारा से लॉगिन कराया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 3 यहाँ पर, एक स्टेट यूनिवर्सिटी को हमने सेलेक्ट कर लिया और एक हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 2 सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए इसको लैंग्वेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर पर क्लिक करना है। तो अभी फ़िलहाल हम दिल्ली के लिए अप्लाई कर देते हैं, दिल्ली करें। और दिल्ली में कौन सा आप जगह चाहते हैं, तो हमने न्यू दिल्ली, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। तो क्योंकि दिल्ली छोटी है इसलिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया। अब सेकेंड मान लेते कि अगर हमने यूपी के लिए अप्लाई किया, तो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में मांगेगा कौन सा कौन सा आप डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैं चाहूँगा कि जो दिल्ली के आसपास हो, दिल्ली के आसपास आपका अब गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, तो मैं नोएडा पर क्लिक करूँगा। अगर नोएडा ऑप्शन होगा तो नोएडा है, तो नोएडा पर मैंने क्लिक कर दिया कि मुझे उत्तर प्रदेश में नोएडा के आसपास चाहिए। फिर है गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, तो उसको आपको करना है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जो आपका ऑक्यूपेशन उसको आपको क्लिक करना है। तो अदर पर हमने क्लिक कर दिया। फिर क्वालिफ़िकेशन कितना है, तो क्वालिफ़िकेशन आपको क्लिक कर देना है। तो क्वालिफ़िकेशन अदर पर हमने क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद आपका मदर का ग्रेजुएशन ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पर हम अदर पर क्लिक करने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आ जाइए, यहाँ पर भी अदर पर क्लिक कर दीजिए। बाकी जो आप अपने हिसाब से आप यहाँ फिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका कैप्चा आ गया, तो कैप्चा को फिट कर दीजिए जी। अच्छा, ओ है यहाँ पर, देखिए ओ लिखा है और 88 है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट, यस पर क्लिक किए, तो ये हो गया। अब इसके बाद इसके बाद बारी आती है कि आप जो एक कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। देखिए यहाँ से आपको खोल के सामने आ गया कि ये कोर्स यहाँ है, अवेलेबल है। तो मैंने पहले के लिए सेलेक्ट किया था। तो आप देखिए आप मीडियम कौन सा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम किस मीडियम में चाहते हैं, दोनों में लैंग्वेज में नहीं आएगा। हिंदी चाहेंगे तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश चाहेंगे तो इंग्लिश में आएगा। तो अब देखिए फॉर सेक्शन ए ओनली। अब बाकी इसके बाद देखिए जो सेक्शन ए है, आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो 25 क्वेश्चन आने वाले, जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो इसी लैंग्वेज। अगर हिंदी से अप्लाई करना चाहते हो तो हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो हमने इंग्लिश के लिए अप्लाई किया, तो इंग्लिश पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या सभी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप किसी स्पेसिफिक किसी कोर्स के लिए, मतलब किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए। तो अभी फिलहाल हमने ऑल पर क्लिक कर दिया। हमने क्या किया, ऑल पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर सेकेंड जो मैंने देखा तो ह्यूमैनिटी वाला था, तो इसमें भी हम इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए जो भी अप्लाई करना है अप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पे हमने ऑल पर क्लिक कर दिया कि सभी एक साथ हमने सभी को अप्लाई कर दिया। इसमें देखिए जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी थी सभी आ गए, स्टेट यूनिवर्सिटी बाकी और जितने भी हैं सभी लगभग आ गए हैं और कोई छूटा नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड पेपर जो हमने अप्लाई किया था। थर्ड पेपर भी हम जब ऊपर वाले 2 को इंग्लिश में किए तो इसको भी इंग्लिश में करेंगे। और देखिए ये दोनों सिर्फ कहाँ पर हमने बताया था ना आपको, ये दोनों कोड जो है, एक किसका कोड है, ये दोनों के दोनों कोड BHU के और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। अभी देखिए इसमें चलिए फिर इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा को फिट करके ओके कर देना है। 3353 और M यहाँ पर हमने क्लिक किया और 7 नेक्स्ट पर क्लिक किया, एस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आ गया। अब आपको यहाँ पर आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है, जो आपने क्लास 10th कब पास किया, यहाँ पर आपको एकेडमिक जो आपका क्वालिफिकेशन डेटा है उसको आपको फीड करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉज करके इसको फीड करके फिर आगे का प्रोसीजर दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपने क्लास 10th या इक्विवेलेंट, अगर आपने क्लास 10th या इससे इक्विवेलेंट आपने जो भी कोर्स किया हो, आपका पासिंग स्टेटस क्या है। तो आप यहाँ तो जनरली पास हो गए होंगे और किस ईयर में पास हुए उसको आपको फिट करना है। फिर कोर्स का नेम और स्ट्रीम,
कि कोर्स का क्या नाम था या फिर स्ट्रीम था, या फिर बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद रिजल्ट का मोड कैसा था, परसेंटेज वाइज था या फिर आपका सीजीपी सिस्टम था। रोल नंबर लिखना है, फिर इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे 12th का, यहाँ पर 12th का डेटा भरना है। फिर 12th का भरने के बाद आपको ग्रेजुएशन का भरना है। देखिए, क्योंकि आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो बैचलर होती है, ठीक है। तो या तो आपने बीएससी कर रखा हो या फिर आपने बीए कर रखा हो, या तो आपने बीएससी कर रखा हो या फिर आपने बीए कर रखा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ ग्रेजुएशन तक का क्वालिफिकेशन मांग रहा है, मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप यहाँ पर ये तीनों डेटा भर दीजिए, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से जो फॉर्म सेलेक्ट किया उसी हिसाब से आपका पॉपअप विंडो ओपन होगा। तो इसको डेटा को फिट करके फिर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। देखिए, तो मैंने ये डेटा फिट कर दिया अपना, अपने 10th का, 12th का और बैचलर का सब कुछ भर दिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी भी, जो सिक्योरिटी पिन था, सिक्योरिटी पिन को भी मैंने भर दिया है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो हमें यस पर क्लिक करना है, तो हम यस पर क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे आप एस पर क्लिक किए तो आपके पास आ रहा है कि हैव यू अपीयर एंड पास एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। क्या आपने कोई अपने, जैसे आपने कोई नेशनल लेवल का कोई एग्जामिनेशन दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है, पास है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिर से दोबारा आप फीड कीजिए, CI33। फिर उसके बाद कैपिटल लेटर में इसको दोनों रहेगा ना, तो फिर गलत हो जाएगा, तो CI। चलिए, सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपका आ जाएगा फॉर्म। तो फॉर्म मेरे यहाँ से आपका फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये फ़ोटो को हम अपलोड करते हैं यहाँ से। देखिए, जैसे आप फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आपका आएगा फ़ोटो, फिर इसके बाद में कुछ ऐसा आने वाला है, पूरा इस पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करना है। या तो आपको अपने हिसाब से अगर कुछ एडजस्ट करना है फ़ोटो में, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इतना ही देना है तो हम ऐसे देंगे, अदरवाइज़ हमें सेट करना सेट कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, अपलोड ओरिजिनल, जहाँ पर अपलोड ओरिजिनल है उस पर आपको क्लिक कर देनी है। तो आपने जो सेलेक्ट किया है वही एज इट इज़ आ जाएगा। बस आपको देखना है कि वो 220 KB से लेकर 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में वो फाइल होनी चाहिए। अगर 200 से 20 KB के बीच में फाइल है तो आपका क्या होगा, आपका वो ले लेगा, अदरवाइज़ नहीं लेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से हालांकि दिया कि मैक्सिमम, देखिए वहाँ पर 200 से 10 से, वहाँ 200 से 20 से 200 KB दिया था, और यहाँ पर दे रहा है 10 से लेकर 200 KB 100 KB के बीच में होना चाहिए। और खैर साइन का तो सेम दिया हुआ है। तो अब हम दोबारा साइन को सेलेक्ट करने वाले, साइन को मतलब सिग्नेचर अपने अपलोड करने वाले हैं। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, चूज़ फाइल पर। तो जैसे हमने सेलेक्ट किया तो चूज़ फाइल पर जब हमने सेलेक्ट किया तो ऐसा सिग्नेचर आ गया। तो आपको क्या करना है, अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करना है। अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे आपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एक एक्शन आ रहा है अपलोड का, तो अपलोड पर क्लिक कीजिए। तो अपलोड पर हमने क्लिक किया तो ये अब मेरा फ़ोटो जो है अपलोड होने लगा। थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी इसको थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। तो देखिए, मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने जो फ़ोटो अपलोड किया क्या वही है, कुछ और तो नहीं आ गया। अब इसके बाद मुझे साइन पर क्लिक करके साइन को, हमने यहाँ साइन को सेलेक्ट कर लिया, अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक किया और देन अपलोड पर क्लिक किया। जब अपलोड पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसे आएगा सक्सेसफुल, आपका जो फाइल इमेज है वो सक्सेसफुल ले लिया गया। और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं क्लिक करके कि आपने जो मतलब जो साइन दिया वही साइन है कि कुछ और है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी पिन फिर से आ गया, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर भरिए आप 755X510। फिर उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, यस पर क्लिक कर दीजिए, आपका ये सेव हो गया डेटा। फिर उसके बाद फाइनल दिखा रहा है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। क्योंकि आप फाइनल सबमिशन से पहले एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि दोबारा जब आप चेक करने जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक बार आप उसको चेक करके देन फाइनल सबमिशन कीजिएगा। तो ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सब कुछ चेक कर लिया, मेरा नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल जेंडर, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट डिटेल, यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन पेपर, जो मीडियम है, टेस्ट पेपर, बाकी सब कुछ मैंने सही किया है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके एग्री वाले पर क्लिक कर दूंगा और फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर दूंगा। फाइनल सबमिशन करने से पहले जो भी यहाँ पर ये डेटा है उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि आपने जो डेटा भरा वो सही है कि नहीं है। देन उसके बाद फाइनल सबमिशन पर क्लिक कीजिएगा।
तो हमने फाइनल सबमिशन किया। अब हमारे पास सब कुछ डेटा फीड हो गया। अब बस आपको क्या करना है, आप पेमेंट करना है। अब जो भी डेटा था आपने फॉर्म भर दिया, अब आपको पेमेंट पर क्लिक करना है। तो फिर इस पेमेंट पर आप जाइए, यहाँ से आपका ईमेल आईडी दिख रहा है और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आप डाल दीजिए Q10107। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, चेंज ईमेल आईडी करना है। अच्छा, हमने ईमेल आईडी को भी वेरीफाई नहीं किया है, तो आप अगर वेरीफाई नहीं किए तो वेरीफाई कर लीजिए। अभी फ़िलहाल मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो फिर इसके बाद सिक्योरिटी पिन मैच प्लीज़ OTP। हाँ ठीक है, अब देखिए मेरे एक ईमेल आईडी पे OTP आया, तो सबसे पहले मुझे अपने ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आइए मैं ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेता हूँ, या फिर साइड में मैं अपना जीमेल ओपन करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने जीमेल आईडी पर देख लेता हूँ कि मेरा मतलब OTP क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर जो मुझे OTP भेजा गया है इनके द्वारा, तो NTA के द्वारा मेरे पास एक OTP आया है। मैं उस OTP को यहाँ फीड करने वाला हूँ। तो OTP हमारे पास है 8045 और फिर 36। ये OTP आया था, मैंने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। तो क्लिक हेयर टू गो होम, हमने वेरीफाई कर लिया। अब बस पेमेंट पर हमें क्लिक करके पेमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट पर जैसे हमने क्लिक किया, अब आ गया ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कीजिए और प्रोसीड टू पे पर जाइए। फिर उसके बाद देखिए प्रोसीड टू पेपर आया, तो आपके पास इतना आ गया कि 800 रुपये का, क्योंकि मैंने अपना कैटेगरी जनरल मैंने अपना कैटेगरी OBC डाला था, इसलिए 800 रुपये का पेमेंट यहाँ कट रहा है। तो अब पेमेंट का ये ऑप्शन है कि आप किस किस से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 मोड दिया हुआ है, अब सॉरी 3 मोड दिया, 3 मोड से आप फॉर्म भर सकते, मतलब अपना पेमेंट करते हैं। SBI से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग एनी, फिर आपका कैनरा बैंक से है, और फिर HDFC। ये 3 बैंक अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। अगर आपने देखिए कैनरा बैंक या फिर HDFC वाला क्लिक किया, तो उसमें देखिए UPI का ऑप्शन आ रहा है, सब में UPI का ऑप्शन आ रहा है, आप UPI पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं SBI पर क्लिक करूँगा, क्योंकि SBI कार्ड है। तो SBI पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपसे प्रोसीड टू पेमेंट पर आ जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ से आ गया कि आप किसके थ्रू देना चाहते हैं। तो हम UPI के थ्रू देना चाहते हैं, तो UPI पर हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि UPI सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक QR कोड आपका स्कैन किया जाएगा। QR कोड स्कैन करके आप पे कर सकते हैं, या फिर VIP। तो हम QR कोड पाएंगे। तो एक देखिए QR कोड जनरेट हो गया। अब क्या कीजिए, अब अपना मोबाइल ओपन कीजिए, जो जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है, आप फ़ोनपे, GPay, जिससे भी आपको पे करना है आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। जैसे मैं GPay ओपन करके इसको स्कैन करके दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है। तो GPay से जैसे मैंने स्कैन किया, तो ये 800 का पेमेंट आ गया, 800 का पेमेंट आ गया। और फिर उस पर हम यहाँ से क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से जैसे ही हम पेमेंट कर देंगे, जैसे मैंने UPI से किया है, तो यहाँ पर जब मैं पे कर दूंगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नाउ पर क्लिक हो जाएगा और फिर इसका आपका पेमेंट हो जाएगा, फिर आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो हालांकि मुझे फॉर्म नहीं भरना था, मुझे बस एक डमी दिखाना था, जिसकी वजह से मुझे इतना वीडियो बनाना पड़ा। तो मैं फॉर्म को पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं फॉर्म को नहीं भर रहा हूँ, बस एक डमी फॉर्म था। तो ऐसे आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, चाहे अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला है। और भी किसी तरीके का हेल्प चाहिए, प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए BEड का, तो मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर भी है। आप मुझे मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर, मैं आपको पेपर भेज दूंगा विद सोल्यूशन। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और वीडियो अगर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब, चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, सेलेक्टेड हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक।